नमस्कार मित्रों। कथित वैचारिक राजनीति के छलावे, इस व्याख्यान श्रृंखला का की ये 7वीं कड़ी है। आज का मुख्य विषय है भारत में विचारधारा की बात कब चली, कैसे चली। क्योंकि मूल विषय वैचारिक राजनीति के छलावे है, तो उसकी ये 7वीं कड़ी है। ये जानना आवश्यक है। एक तो जो भारत की परंपरागत राजनीति थी, उसकी अपन बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो राजाओं के द्वारा राजधर्म के पालन की घोषणा होती थी। जो भारतीय राजा थे, जो मुसलमान आतताई शासक हुए, हिंदू ही थे लेकिन मुसलमान बन गए। फिर उन्होंने हिंदुओं से मित्रता भी की, पुरानी रिश्तेदारियों का हवाला भी दिया, और उधर मुल्ला मौलवियों के कहने पे कुरान हदीस का भी बीच बीच में सहारा लेते रहे। शुद्ध मुस्लिम शासन भारत में एक भी दिन नहीं रहा, मिश्रित शासन रहा और हिंदुओं के सहयोग से रहा। लेकिन जो हिंदू राजा थे, वो तो सनातन धर्म शास्त्रों को ही मानते थे, और राजधर्म ही उनकी घोषणा थी, राजधर्म का पालन ही उनकी प्रतिज्ञा थी। कौन उसमें कितना सफल हुआ, कौन कम सफल हुआ, कौन अधिक सफल हुआ, ये अलग विषय है। पर वो परंपरागत राजनीति थी जिसका आदर्श राजधर्म था। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो राजनीति चली, वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक डेमोक्रेसी, जिसका वस्तुतः काम चलाऊ अनुवाद ही गणतंत्र या लोकतंत्र है। क्योंकि हमारा जो भारतीय शब्द है लोकतंत्र, उसकी फिर कभी अलग व्याख्या करेंगे, वो अलग है। जो लोक के लिए हो, जो लोक मंगल के लिए हो, जो लोक के रंजन के लिए हो, वो लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र तो प्राचीनतम काल से भारत का आदर्श था। और ये जो आधुनिक राजनीति है, वो बिल्कुल अलग है। मैंने शुरू में उसके कुछ आधारों पर चर्चा की है कि राजनीति और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है, और पॉलिटिक्स में विचार की क्या भूमिका है। तो हमने बताया ही था कि ये मास मोबिलाइजेशन है, इसका उद्देश्य है इत्यादि। तो आज अपन बात करेंगे कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चलाई गई, जिसमें राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशियरी, विधिपालिका, जिसे न्यायपालिका गलत रूप में कह दिया जाता है, क्योंकि न्याय बिल्कुल अलग बात है और जुडिशियरी का काम न्याय करना नहीं है। जुडिशियरी का काम विधायिका के बनाए कानूनों के अनुसार राज्य के पक्ष में निर्णय देना है। ये बहुत स्पष्ट परिभाषित है। तो उसमें से विधायिका के लिए चयन का अधिकार मतदाताओं को दे दिया गया, नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को। और उसमें से जो दल बहुमत में आए, यानी जो निर्वाचित होती है, विधायिका के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, उसमें से जो मंत्री बनते हैं वो कार्यपालिका के भी हेड होते हैं। जैसे मंत्री अपने विभाग की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य के सब विभागों की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन वो स्थायी कार्यपालिका है जो सदा रहती है। उसमें जिसकी नियुक्ति होती है तो 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में जब भी नियुक्त हुए, तो फिर 60 साल, 62 साल, 65 साल तक वो स्थायी रहते हैं, और उसका स्वरूप स्थायी रहता है। तो एक है स्थायी कार्यपालिका और एक है निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका से आती है। तो जो राजनीति होने लगी वो सारी निर्वाचित विधायिका के लिए होने लगी। तो जाहिर है कि सारी बातें जो निर्वाचित विधायिका के लिए संभावित प्रत्याशी हैं, वो तो सारी बातें वैसी करते हैं जिससे कि वो चुने जाएं। उनको उस बात से कोई मतलब ही नहीं कि वस्तुतः राष्ट्र की क्या आकांक्षा है, क्या लालसा है, क्या लक्ष्य है, क्या परंपरा है, ये उनका विषय नहीं है। उनको ये बोलना पड़ता है कि ये हमारा विषय है। क्यों? जिससे कि नागरिक वोट दे दें। तो ये क्या है? मास मोबिलाइजेशन की टेक्निक है, विचार विधायिका की राजनीति के, विधायिका की पॉलिटिक्स का। अब इसमें ये जानना आवश्यक है कि विचारधारा
कि राजनीति कब से चली, यानी राजनीति का लक्ष्य विचारधारा बताना कब से शुरू हुआ, भारत में विचारधारा की बात बात ही कब चली। यहाँ से हम शुरू करेंगे तो बात को समझना आसान होगा। तो भारत में आप देखिए कि जब समय कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी कि भाई अंग्रेजों को बीच बीच में दरख्वास्त देते रहे कि तुम ऐसे कदम उठाओ जिससे तुम्हारा शासन सदा टिका रहे, और उपाय सुझाना, यानी भारत के वे लोग जो अंग्रेजों के साथ थे उनको प्रबुद्ध मानकर फिर उनके हिसाब से ये सोचा गया कि ये लोग, एक मिनट जरा देखिएगा, उनके हिसाब से ये कोशिश की गई कि राजनीति ऐसे चले कि इसमें केवल वही लोग आ सकें जो कि अंग्रेजों के भीतर से प्रशंसक हों और जो अंग्रेजी राज भारत में टिका देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो ये काम कर रही थी, लेकिन जो भारत का इतना विराट अ, प्रबुद्ध वर्ग है, इंग्लैंड से तो 20 गुना बड़ा था। तो ये कोई सामान्य लोग थोड़ी थे। तो अंग्रेज क्या चाहते हैं, उन्होंने काहे के लिए पार्टी बनाई है, इसके लिए वो कोई बैठे हुए थोड़ी थे, उनको तो अपना काम करना था। तो जो देशभक्त प्रबुद्ध जन थे उन्होंने कांग्रेस का भी सोचा, हम कांग्रेस का उपयोग क्यों न करें। फिलहाल तो क्योंकि 1857 में तो हमने उनको बाहरी, अजनबी, आउटसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स मानकर कुछ लफंगे हैं, व्यापार के लिए हाथ जोड़ कर आए, धीरे धीरे थोड़ा बहुत हमने जागीर भी लेने दी हमारी, क्योंकि अपने पराये का वैसा बहुत नहीं था, नस्ल का कोई विचार भारत में नहीं था, तो आप व्यापार करने लगे। जिस तरह से सौदेबाजी होती है उसमें आपने चल भी किया, फिर भी चलने दिया, कभी डांटा कभी चलने दिया, फिर आप जागीर भी हड़पने लगे। तो अपने पराये का उस तरह का बोध नहीं था, उस तरह का भेद नहीं था, बोध तो था, लेकिन ये नहीं था कि तुम्हारी चमड़ी कैसी है इसके आधार पे तुम दुष्ट हो, बल्कि तुम सदाचारी हो कि दुराचारी, ये भेद का आधार था। तो उसके आधार पे उन्होंने छल पूर्वक, वो एक अलग इतिहास है, वो इतिहास का विषय है, किसी तरह कुछ जागीरें हस्तगत की, फिर इसके बाद बहाना बना दिया कि देखो देखो यूरोप के सारे लोगों की हत्या कर रहे हैं 1857 वाले जो हमारे धर्मनिष्ठ वीर राजा रानियां और अन्य वीर लोग हैं। और इसके बहाने भारत के अन्य राजाओं से संधि करके, क्योंकि राजाओं के दो दल हो गए, एक अंग्रेजों का समर्थक जो मुसलमानों से भीतर से बहुत चिढ़ता था, उधर कुछ मुसलमान भी हिंदुओं से चिढ़ते थे, तो दोनों ही समूहों ने अंग्रेजों से संधियां की। और एक वो है जो धर्मनिष्ठ थे और अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, जो भी है। 1858 में भारतीय राजाओं की सहायता से उनके साथ संधि करके ब्रिटिश शासन पहली बार लगभग आधे से अधिक भारत में आया। तो इसके बाद जो राजनीति चली उस समय परंपरागत सशस्त्र वीरता का कर पाना असंभव बना दिया उन्होंने बहुत ही, क्योंकि वो तो बर्बरता के अभ्यस्त थे। एंग्लो ईसाई समुदाय जो शासन कर रहा था वो तो क्रूरता, पैशाचिकता, नृशंसता और बर्बरता का अभ्यास ही था। तो यहाँ भी उसने नितांत पापपूर्ण ढंग से भारत के लोगों का शस्त्र धारण निरुद्ध कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो वो राजनीति तो अब संभव नहीं रही कि आउटसाइडर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, बाहरी हैं, अजनबी हैं, कहाँ से आ गए हैं, मारो भगाओ, वो संभव नहीं रही। तो कुछ समय के लिए, जब तक ये संभव नहीं है, जब तक शक्ति नहीं बढ़ जाती, क्योंकि ये आतताई हैं, दुष्ट हैं, छली हैं, फरेबी हैं, पर छा गए हैं और हमारे भी कुछ लोगों का सहयोग ले रहे हैं, तो होशियारी से जहां अवसर मिल रहा है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई है, यूरोप में राजनीति की ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम भारत के भले के लिए गए हैं वहां। आखिर अंग्रेजों की और इंग्लैंड की ये हिम्मत तो कभी नहीं हुई कि वो कहें कि हम भारत पर शासन करने के लिए आए हैं और हम भारत को पराजित करेंगे करके यहाँ कर रहे हैं। सदा वो ये बताते रहे कि भारत के लोगों की, पहले तो राम मोहन राय से ही दरख्वास्त दिलाई कि कृपा करके आप लोग भारत में आइए, ब्रिटिश शासन तरह तरह से आवेदन दिलवाते थे। भारत के अपने लोग जो उनके अनुकूल बन जाते थे, भय से, प्रलोभन से,
किसी भी कारण से उनको ले जाके कहते थे कि साहब चलिए चलिए, भारत के लोग आपका आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये एक अलग जो है ना, ये तो वीरों की राजनीति नहीं है, ये तो छली कपटी पाखंडी दुष्ट और कायर लोगों की राजनीति है। तो वो चल रहा था, उससे वो आए थे। तो स्थिति एकदम, और फिर आते से ही नृशंसता, क्रूरता, बर्बरता, शस्त्र अधिनियम बना दिया, आप शस्त्र नहीं धारण कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, प्रेस एक्ट भी बना दिया, आप सच्ची बात छाप नहीं सकते, आपको राज्य की, इंग्लैंड के राज्य की प्रशंसा करनी होगी। फिर आप परंपरागत विद्यालय समाप्त कर दिए और कहा कि वो सरकारी नियंत्रण में स्कूल चलेंगे, उन्हीं को हम मान्यता देंगे। तो फिर वहां गाया जाने लगा कि विक्टोरिया रानी अमर रहे, विक्टोरिया हमारी रानी है, इसका इस अर्थ का मिलता जुलता गीत भारत के हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय तो उस समय एक तो ही बहुत छोटे रूप में बने थे, सब में गाया जाने लगा। तो बलपूर्वक राज्य बल के प्रयोग से विद्या केंद्रों को भी आतताई पापपूर्ण राज्य की प्रशस्ति के लिए, प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए विवश कर दिया और लोगों को शस्त्र धारण से वंचित कर दिया। लेकिन फिर भी कहते यही रहे कि हम तो आपके यहाँ सुशासन लाना चाहते हैं, सुराज लाना चाहते हैं, और हम तो आप लोगों की भलाई के लिए ही आए हैं। वो उनकी कायर लोगों की जो आदत होती है ना, झूठ बोलना, दबना और भीतर से वार करना, तो वो अंग्रेजों का था। लेकिन अब जो भी हो, फंस गए थे। तो जो भारत के प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने भी सोचा कि क्या करें, तो चलो कांग्रेस का ही सहारा लें, कांग्रेस पार्टी का ही। तो इसमें काफी प्रचंड देशभक्त लोग भी फिर कांग्रेस में गए। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनमें बाद में तीन बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली राजपुरुष थे। ये वस्तुतः देशभक्त लोग थे, राजपुरुष भी नहीं थे, लेकिन ये कांग्रेस में गए कि कांग्रेस पार्टी का हम उपयोग करें। तो तब तक कोई भी राजनेता, यानी इनको अब राजनेता ही मान लें, जब कांग्रेस में भाग ले रहे हैं, कांग्रेस के सम्मेलनों में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत है अंग्रेज सरकार के यहाँ, तो राजनेता ही कहेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स ही कहेंगे। स्वयं अंग्रेज इनको पॉलिटिकल लीडर ही मानते थे। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तीनों ही भारत के महान राजनेता क्या बात करते थे, उन्होंने तो विचारधारा की कोई बात नहीं की। उन्होंने तो क्या बात की, उन्होंने कहा कि गीता में जो आदर्श है, हमारे शास्त्रों में जो आदर्श है, धर्म शास्त्रों में जो आदर्श है, वही तो हमारा आदर्श होगा। हमारा यानी हिंदुओं का राष्ट्र है, ये तब तक सब लोग जानते थे, क्योंकि हिंदुओं में से ही कुछ लोग मुसलमान बन गए हैं। उनको कभी मलेच्छ कह दिया, कभी तिरस्कार कहा, कभी दया कर दिया, अच्छा चलो ठीक है तुम भी कर लो पूजा पाठ, बदमाशी करोगे तो पीट देंगे। फिर कभी कभी बहुत ही अत्याचार करते थे तो उनको उचित प्रतिरोध, उचित दंड भी दिया जाता था, और फिर वो घुल मिल जाते थे। ऐसे मिश्रित चलता रहा। तो मूल तो हिंदू ही है ना, भारत राष्ट्र का अर्थ ही है हिंदू राष्ट्र। अफगानिस्तान से म्यांमार तक और उधर तिब्बत से श्रीलंका तक ये जो राष्ट्र था वो मुख्यतः हिंदू राष्ट्र ही था। ये सबको स्पष्ट था। सनातन धर्म कह लीजिए अगर आपको हिंदू से, तो ये सनातन धर्म का राष्ट्र है। तो यहाँ जो भी राजपुरुष है वो क्या बात करता था, सनातन धर्म की। तो लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य जो लिखा, उसमें यही तो बताया कि जो हमारा सनातन धर्मशास्त्र है, गीता उसका निचोड़ मानी जाती है, क्योंकि ये घर घर में गीता का पाठ होता था। ये उक्ति प्रसिद्ध थी कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता जो है ये सभी उपनिषदों का सार है। इसी के अनुसार जीवन जीने में वैदिक जीवन है। वैदिक जीवन का सार सत्व संक्षेप में सरल ढंग से गीता में प्रतिपादित है। तो गीता क्या कहती है वही तो हम करेंगे। तो राजपुरुषों का धर्म क्या था, लोकमान्य तिलक के समय तक सब राजपुरुष क्या बताने की कोशिश करते थे, हम धर्म के अनुसार चलेंगे। तो गीता ही धर्मशास्त्र है सबसे बड़ा। तो इसलिए गीता में क्या है, गीता का रहस्य क्या है, ये उन्होंने बताया। लाला लाजपत राय ने भगवान श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, उसका भी यही प्रयोजन था कि श्री कृष्ण के जीवन के आदर्श क्या हैं, जो हमारे अवतारी पुरुष हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसी घोषणा जिन भगवान श्री कृष्ण ने की है, उनका जीवन क्या है, उनका कथन क्या है, उनके वचन क्या है, उनके उपदेश क्या है, उनके निर्देश क्या है, उनके ज्ञान का सार क्या है, उनके ज्ञान को हम कैसे हृदयंगम करें, उसी के अनुसार तो हम राजनीति करेंगे। ये सर्वमान्य था। तो सनातन धर्म, वेद शास्त्र और उपनिषद, गीता, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का आदर्श, यही राजनीति का आदर्श है। ये सब जगह चल रहा था। बिपिन चंद्रपाल भी वही मानते थे। उन्होंने भी सनातन धर्म के अनुसार ही राजनीति करने की बात कही। तो इसका अर्थ है कि 1920 तक तो भारत में कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी गणनीय व्यक्ति, उल्लेखनीय व्यक्ति, अब छोटे छोटे छोकरे कहाँ जाते हैं, जेल जाते हैं, वहां वो उसकी भी बात करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण राजपुरुष, महत्वपूर्ण राष्ट्र पुरुष, महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्त 1920-22 तक कभी भी किसी विचारधारा की बात नहीं करता था। ये कल्पना ही नहीं थी। राजनीति का विचारधारा क्या मतलब है? भाई राजनीति तो वही है ना जो धर्म का निर्देश होगा। धर्म का अंग है राजनीति, राजधर्म है। तो तब तक कोई भी व्यक्ति विचारधारा की बात नहीं करता था। अब चूंकि अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों में भी बहुत बड़ा समाज है, अंग्रेज कोई एक मत नहीं है, उनके यहाँ परस्पर विरोधी विचारों के ढेर हैं, विचारों के परस्पर विरोधी समूह हैं। उसमें से जो समूह शासन कर रहा था, उसकी रणनीति ये थी कि धीरे धीरे किसी तरह सनातन धर्म से इनको दूर किया जाए। भारत के प्रबुद्ध लोगों को, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, तो शिक्षा में पहले कोशिश की, लेकिन अधिक नहीं कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड में स्वयं उनके धार्मिक ग्रंथों के अंश पढ़ाए जाते थे। तो अंग्रेजी शासन इस पे रोक नहीं पाया कि गीता का अंश स्कूलों में पढ़ाया जाए, या अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में रामचरितमानस के अंश कहीं तमिल में कंबई रामायण हो, चाहे कृत्तिवास रामायण हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, सभी में राम कथा, कृष्ण कथा और वेद शास्त्र का भी कोई एक सरल भाषा में लिखा गया अंश ये पढ़ाया ही जाता था। तो शिक्षा का ये स्वाभाविक अंग अंग्रेजों के समय मान्य था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि जो लोग राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और विशेषकर जो देशभक्ति के प्रचंड भाव से प्रेरित होकर हमको बाहरी और अजनबी आतताई दुष्ट मानकर हमारा वध करने का, हमको दंडित करने का प्रयास करते हैं, उनको बंदी बनाकर जब जेल में डालो, तो उनको ज्ञान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे पुस्तकें दो। तो सबसे ज्यादा कम्युनिज्म की पुस्तकें दी जाती थी जेल में, ताकि उन्होंने सोचा कि ये ईसाई तो नहीं बन पाएंगे। 200-250 वर्षों के लगातार प्रयास, छल कपट, इससे उनको ये लग गया था कि भारत का जो प्रमुख प्रबुद्ध वर्ग है, ये जब कभी अगर शिक्षा के द्वारा पूरी तरह, तो यहाँ तक कि मैकाले ने भी यही कहा था कि इनको ईसाई बनाना तो संभव नहीं है। मैक्स मुलर का भी यही कहना था, भारतीयों को ईसाई बनाना संभव नहीं है, प्रबुद्ध भारतीयों को। तो इनको तो सनातन धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दें, इतना ही पर्याप्त है। तो जब ये योजना बनी, तो उन्होंने जेल में कम्युनिस्ट किताबें देनी शुरू कर दी, क्योंकि कम्युनिज्म तो दास कैपिटल देना, लेनिन स्टालिन के भी कुछ अंश देना। लेनिन हालांकि अ, उसी समय आए थे सत्ता में, स्टालिन का तब तक कोई पुस्तक नहीं थी, लेकिन लेनिन के पर्चे वर्चे देना और एक सनसनी फैलाना, जानबूझकर ब्रिटिश शासन, हालांकि कम्युनिस्ट कहने को गाली देते थे। इसीलिए मैंने कहा कि जो कम्युनिस्ट हैं, भारतीय कम्युनिस्ट भी, विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट जो हैं, वो क्या है, गालीबाज छड़ीदार। यानी राजा के आगे या किसी नवाब के आगे या जागीरदार के आगे छड़ी लेकर चलने वाले छड़ीदार हैं। तो वो प्रशस्ति गाते हैं, सावधान, होशियार, फलाने महाराज जी आ रहे हैं, ढेकाने जागीरदार आ रहे हैं, नवाब साहब आ रहे हैं। अंग्रेजों की सिखाई कूटनीति के कारण ये गाली देकर रास्ता बनाने लगे कि ये तो पूंजीवादी है, ये तो साम्राज्यवादी है, ये तो शोषक है। ऐसा कह के जो भी ब्रिटिश हित है उसका साधन करना, उनके लिए रास्ता बनाना। तो इसीलिए कम्युनिस्टों को मैंने सदा क्या कहा है, गालीबाज छड़ीदार। शासकों का मार्ग बनाने के लिए लोगों के मन में वैसे भाव पैदा करना, लेकिन ये गाली देते हुए पैदा करना, ताकि लोगों को भ्रम हो जाए कि ये शासन के विरोधी हैं, शासन के अन्याय के विरोधी हैं। तो गालीबाज छड़ीदार कम्युनिस्ट होते हैं। सभी कम्युनिस्ट गालीबाज छड़ीदार हैं।
वो शासन के सेवक होते हैं, इसीलिए भाजपा भी इन दिनों कम्युनिस्टों की काफी सेवा ले रही है। वो उसके गालीबाज छड़ीदार है, पहले कांग्रेस के गालीबाज छड़ीदार थे। तो अंग्रेजों ने प्रयास किया कि कम्युनिज्म की ओर लोग आकर्षित हों, तो भगत सिंह हो, कोई और भी हो, तो बाद में यही इस तरह से कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का विचार आया। और वो कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा के द्वारा आया कि साहब ये कोई बहुत बड़ी चीज है, मजदूरों और किसानों के हित में कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है सोवियत संघ में, आदि आदि। तो सोवियत संघ का साहित्य बहुत सस्ता था, उसे सरल सस्ते ढंग से छापते थे, क्योंकि प्रोपेगेंडा मटेरियल, प्रोपेगेंडा तो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका भी कर रहे थे। सोवियत संघ ने उस समय प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा धन झोंका, तो भारतीय भाषाओं में भी अपना साहित्य छापा, अंग्रेजी भी यहाँ काफी चला दी थी अंग्रेजों ने, तो उसका भी लाभ उठाया। तो कम्युनिज्म की प्रशंसा करने वाला, कम्युनिज्म के बारे में झूठ रचने वाला, कम्युनिज्म जैसे पापपूर्ण मतवाद को कोई आकर्षक बताने वाला साहित्य जेल में पहुंचाया जाने लगा। तो कुछ तो जेल में जो युवक थे उनमें कुछ ये समाजवाद आदि विचारधारा की बात आई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति ने निभाई उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए। जैसे मैंने कम्युनिस्टों को कहा कि गालीबाज छड़ीदार, तो इसी प्रकार थोड़ा सभ्य भाषा में निंदा करते हुए, अंग्रेजों की निंदा करते हुए उनके लिए पथ प्रशस्त करने का काम श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। अब मोहनदास करमचंद गांधी की भी यह विशेषता है, वो काफी होशियार आदमी थे, अंग्रेजों को उनसे अधिक होशियार आदमी नहीं मिला। और अंग्रेज कितने नीच हैं, कृतघ्न हैं, ये तो हम सब भारतीय जानते ही हैं। हम ही ने उनको व्यापार की अनुमति दी, फिर हमारा ही उन्होंने जगह जगह जागीर छीनी। फिर जब हमने कहा कि अब तुम यहाँ कैसे आए हो, तो वो हमको कह झूठा आरोप लगा दिया कि सारे व्यापारियों की हत्या हो रही है, चलो चलो, इसलिए ब्रिटिश शासन हस्तक्षेप कर रहा है। तो झूठ बोलना इंग्लैंड के और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की, विशेषकर शासकों की आदत है। वहां भले लोग भी हैं, सज्जन भी हैं, लेकिन शासन में वहां कोई भला आदमी अभी तक देखा नहीं गया था। तो गांधी जी जो हैं वो भी एक प्रकार से कम्युनिस्टों की तरह ही हुए कि वो इनकी निंदा तो करें, अंग्रेजों की निंदा की, लेकिन उनका रास्ता बनाया। अंग्रेजों को उन पर इसीलिए भरोसा हो गया कि बहुत बुद्धिमान आदमी थे, बहुत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी, निजी महत्वाकांक्षी। देखिए, 50-51 वर्ष की उम्र तक गांधी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं देशभक्त हूँ, एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरा काम भारत माता की सेवा करना, एक बार भी। जबकि विवेकानंद, श्री अरविंद, वीर सावरकर, ये सब तो किशोरावस्था से ही अपने को देशभक्त कहने लगे थे। डॉक्टर हेडगेवार, किशोरावस्था से ही ये लोग देशभक्त थे। गांधी जी ने 51 वर्ष की उम्र तक कभी भी देशभक्ति की बात नहीं की। वो कहते थे मैं ब्रिटिश शासन का सबसे वफादार सिपाही हूँ। तो लेकिन बहुत बुद्धिमान होने के कारण गांधी जी भारत की पदावली से बहुत परिचित थे, इसीलिए गांधी जी ने भी सदा धर्म की बात की, धर्मराज, रामराज, स्वधर्म, इसकी बात की। बात तो धर्म की, लेकिन रास्ता बनाया जवाहरलाल नेहरू के लिए और उन लोगों के लिए जिनका वो देखने में विरोध करते थे। सोशलिज्म का गांधी जी ने खुलेआम विरोध किया। 1934 में लिखा कि सोशलिज्म जो है वो एक राक्षसी विचार है, और अगर ये भारत में आ गया तो भारत का सत्यानाश होगा, और अगर ये दुनिया में फैल गया तो दुनिया का सर्वनाश होगा। राक्षसी विचार है, भयंकर अत्याचारी विचार है, पैशाचिक विचार है, ऐसे सोशलिज्म को कहा था। और कहा कि सोशलिज्म के विरोध में मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ 1934 में, क्योंकि जवाहरलाल वगैरह अपने को सोशलिस्ट कहने लगे थे। ये कहा तो, लेकिन फिर बार बार जब उन्होंने कहा कि नहीं बापू आप आ जाइए, तो फिर चले गए। तो क्या है कि गांधी जी की भाषा धर्मनिष्ठ राजनेता की भाषा थी, लेकिन मार्ग उन्होंने बनाया धर्मद्रोही राजनेताओं के लिए। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में धर्मनिष्ठ राजनीति से धर्मद्रोह की राजनीति की ओर यात्रा चली भारतीय राजनीति की। धर्मनिष्ठा से धर्मद्रोह की ओर भारतीय राजनीति की यात्रा के सेतु, माध्यम, पुल या मार्ग हैं श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने सदा बात तो वो की जो लोकमान्य तिलक कर रहे थे, बात तो वो की जो बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय कर रहे थे,
लेकिन धीरे धीरे कुशलता से अपने संरक्षण में भारतीय राजनीति में मार्ग उनका बनाया जो सनातन धर्म के विरोधी थे, जो भारतीय धर्म के विरोधी थे, जो मानव धर्म के विरोधी थे। क्योंकि कोई भी समाजवादी या कम्युनिस्ट या कोई भी वादी मानव धर्म का विरोधी होता है, क्योंकि वो मानवता को दो हिस्सों में बांटता है, एक मेरे मत को मानने वाला, एक मेरे मत का विरोधी। तो मनुस्मृति या जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो मानव धर्म का प्रतिपादन करते हैं कि भाई ये गुण जो हैं, दशकम धर्म लक्षणम, संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये नहीं कहा कि ये हिंदुओं के लिए, ये अंग्रेजों के लिए भी है, फ्रेंच के लिए भी है, अफ्रीकी के लिए भी है, अमेरिकी के लिए भी है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम मानव धर्म। हम लोग जब मनुस्मृति पढ़ते हैं तो हर अध्याय के अंत में उसे पुष्पिका कहते हैं, जो अंत में पढ़ी जाती है। तो उसमें कहा जाता है इत श्री भृगुप्रोक्ते मानव धर्म शास्त्रे प्रथमोध्याय द्वितीय अध्याय इत्यादि। तो मनुस्मृति का नाम ही मानव धर्म शास्त्र है। तो हमारे धर्मशास्त्र तो मानव धर्म की बात करते हैं कि ये है, उसी को सामान्य धर्म, साधारण धर्म, सामासिक धर्म आदि भी कहा जाता है, जो विश्व के सभी मनुष्यों के द्वारा जो पालनीय है। और मतवाद क्या होता है? मतवाद कहता है, जैसे इस्लाम एक मतवाद है, तो वो कहते हैं जो अल्लाह को उस प्रकार मानेगा जैसा पैगंबर साहब ने बताया है, केवल वो नेक बंदा है। बाकी जो किसी और तरीके से किसी परम सत्ता की आराधना करते हैं वो नेक नहीं है, वो बहुत बुरे हैं, उनको हम बदलेंगे, बलपूर्वक बदलेंगे या नष्ट कर देंगे। इसी प्रकार ईसाई क्या कहती है? ईसाइयत भी यही कहती है कि केवल जो ईसा की शरण में आएगा, क्योंकि गॉड का आज तक एक ही बेटा हुआ है, करोड़ों वर्षों में उनके गॉड ने जो सातवें आसमान में बैठा एक पुरुष है बूढ़ा, उसने बड़ी मुश्किल से केवल एक बच्चा पैदा किया है, उसका नाम यहोशुआ मसीह है, जो माना जाता है कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने प्रचार कर दिया कि गॉड ने करोड़ों वर्षों से, जब से सृष्टि है तब से आज तक एक ही बेटा पैदा किया है, वो है यहोशुआ मसीह, जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और आजकल भारत में यीशु यीशु कहते हैं, ताकि ईश्वर से कोई उसका सामने दिखे। यहोशुआ मसीह ही गॉड का इकलौता बेटा है। उसकी शरण में जो आएगा वो तो रिलीजियस है, बाकी सब लोग हीदन है ना, विधर्मी है, पापी है, उनको नष्ट कर डालो। तो हर मतवाद, कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं, जो पार्टी के साथ है वो तो क्रांतिकारी है, और जो पार्टी के विरुद्ध है वो क्या है? वो शोषक वर्ग का एजेंट है ना। हम शोषित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, वो शोषक वर्ग का एजेंट है। यानी जो हमारे साथ नहीं है वो दुष्ट है, उसका दमन करना चाहिए और मार डालना चाहिए। तो ये मतवादों का, सभी मतवाद स्व और पर का आत्यंतिक भेद करते हैं। वे जो हमारे साथ आ जाए वो अच्छा है, जो हमारे साथ नहीं है वो निश्चित रूप से बुरा है, ऐसा भेद करते हैं। जबकि जो सनातन धर्म है, जो भारत की राजनीति है, उसमें आचरण के आधार पर कि तुम्हारे गुण और कर्म क्या है, आचरण क्या है, ये तय होता है। उसी के आधार पर अंग्रेजों को यहाँ मदद भी मिली। अगर मानव धर्म भारत में पहले से नहीं होता तो अंग्रेजों को तो पहले ही दिन जगह नहीं मिलती। तो ये माना गया कि भाई अगर ये व्यापार करते हैं, अगर ये हमसे ठीक व्यवहार करते हैं, तो मानव धर्म के इस रूप का पालन करते हैं तो ठीक है। ब्रिटिश शासन भी आया तो लोगों ने कहा कि अच्छा, राजधर्म का ही ये कहते हैं कि हम संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए। जो उनके प्रशंसक थे, किसी कारण उन्होंने समाज में तो यही फैलाया कि भाई ये राजधर्म का पालन कर रहे हैं, ये भारत की प्रजा को सुखी करने का दावा करते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर हमारे यहाँ मानव धर्म नहीं होता, मतवाद होता, तो कहते हैं कुछ पता नहीं, कुछ मतलब नहीं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं, ये विदेशी हैं, बाहरी हैं, इनको मारो, खत्म करो, ये हमारे नहीं है, ये सनातन धर्म को नहीं मानते, ये हिंदू नहीं है, इनको मारो, यही होता। जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट नहीं है उसकी हत्या कर दो, मार डालो। मुसलमान कहता है जो मोमिन नहीं है वो काफिर है, उसको मारेंगे। ईसाई कहता है जो ईसाई नहीं है, गैर ईसाई है, वो हिदन है, वो जो है वो नष्ट कर डालने अथवा ट्रांसफॉर्म कर डालने, बदलने के लायक है। तो हमारे यहाँ तो ये सब नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई मतवाद नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी। ईसाइयत, इस्लाम, कम्युनिज्म, ये सब क्या है? विचारधाराएं हैं। तो गांधी जी ने भारतीय पदावली से परिचित होने के कारण बात तो वही की जो भारतीय पदावली थी, धर्म की बात की। राजधर्म, राम राज्य, धर्म राज्य, यही सब, सारी भाषा धर्म की। इसीलिए वो अधिक खतरनाक सिद्ध हुए कि भारत के लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये आदमी तो हमारा ही है, ये तो हमारी ही भाषा बोलता है।
ये तो हमारे संतों महात्माओं जैसा रहता है, इसको तो सबसे प्रेम है। लेकिन आचरण में क्या हुआ, सबसे प्रेम नहीं है, मुसलमानों से प्रेम है, ईसाइयों से प्रेम है, हिंदुओं से प्रेम नहीं। हिंदू मरे तो कोई कष्ट नहीं है, मुसलमान एक भी मर जाए तो मेरा तो मानो कि पिता ही मर गया, हाँ भाई ही मर गया, सगा माँ ही मर गई। तो गांधी जी ऐसे थे। भाषा प्रेम की, भाषा धर्म की, आचरण धर्मद्रोह का, आचरण आत्मीयता के अभाव का, हिंदुओं के प्रति प्रेम का अभाव, आत्मीयता का अभाव, ये आचरण था। तो गांधी जी धर्मनिष्ठ राजनीति, राजनीति में धर्मनिष्ठा से धर्मद्रोह की ओर जाने वाले पुल हैं, मार्ग हैं। उन्होंने बातें धर्म की और मतवाद के अनुयायी लोगों को राजनीति में मार्ग बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू आदि जो तैयार हुए वो अंग्रेजों की योजना से तैयार हुए, गांधी जी की योजना से तैयार नहीं हुए। लेकिन गांधी जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उनको ही साथ लिया। उस समय भारत में धर्ममय राजपुरुष बहुत थे, धर्मनिष्ठ राजनीति करने वाले लोग बहुत थे, राजनीति में धर्म की साधना और उपासना करने की आकांक्षी और संकल्पवान लोग बहुत थे। ऐसे लोग बहुत थे जो नित्य यज्ञ करते थे या वेद शास्त्र पढ़ते थे या गीता पढ़ते थे, और क्रांतिकारी भी जिन्हें कहा जाता है वो सब अपने आप को गीता लेकर बहुत से क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा। लेकिन धीरे धीरे, एक तो सबसे मुख्य कारण तो ब्रिटिश शासन है, उसने क्या किया, शिक्षा के द्वारा सारी पदावली बदल दी। अब मान लीजिए कि परंपरागत पदावली होती तो जो हमारे देशभक्त वीर युवक हैं उनको क्या कहा जाता, वीर, परमवीर, तेजस्वी, देशभक्त। लेकिन उनके लिए क्या शब्द चला दिया, ये तो कम्युनिस्टों का शब्द है ना, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, जिसकी हिंदी कर दी गई। क्रांतिकारी तो भारत के शास्त्रों का शब्द ही नहीं है, ये तो यूरोप का शब्द है ना, रिवॉल्यूशनरी। और स्वयं पश्चिमी यूरोप में, इंग्लैंड फ्रांस आदि में रिवॉल्यूशनरी होना पहले बहुत बुरा माना जाता था। अरे रिवॉल्यूशनरी है, इसका मतलब लफंगा है, उत्पाती है, राजद्रोही है, राज्य को उलटना पुलटना चाहता है। फिर धीरे धीरे सोवियत क्रांति जो हुई तथा कथित, वो क्रांति भी क्या है, वो वस्तुतः इंग्लैंड और फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर जापान और जर्मनी के विरुद्ध, क्योंकि लेनिन और स्टालिन ने साथ देने का वादा किया था, इसलिए उनको सत्ता दे दी। तो जो सोवियत संघ की स्थापना हुई है, जो पहला तथाकथित कम्युनिस्ट नेशन बना है, फेडरेशन बना है नेशन स्टेट्स का, उसको मुख्यतः बनाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने। तो छल तो वहीं मौजूद है ना। तो जब कम्युनिज्म आया तो फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि किसानों का और मजदूरों का राज्य आ गया है, झूठ ही झूठ। तो जो भारत में जेल में पढ़ने वाले, जेल में जो लड़के थे, तो उनको भ्रम हो गया। दूसरे, शिक्षा के कारण भारत की पदावली पढ़े लिखे लोगों की बदल गई, क्योंकि अंग्रेजी अखबार पढ़ना ही शान की बात है, क्योंकि मालिक लोग अंग्रेजी जानते हैं। तो जो अब नई राजनीति में जो बड़े लोग आते थे, प्रमुख लोग, वो सब अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। उनमें से ज्यादातर की शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। अंग्रेजी अखबार पढ़ना सभी को आता था, लोकमान्य तिलक को, वीर सावरकर को, सबको आता था। गांधी जी स्वयं सुबह अंग्रेजी अखबार ही पढ़ते थे। और नाटक करने के लिए वो तो जब शौचालय में जाते थे तो कहते थे समय कम है तो मैं वहीं अखबार पढ़ूंगा। लेकिन अंग्रेजी अखबार ही तो मुख्यतः ले जाते थे, जवाहरलाल वगैरह सब अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। तो धीरे धीरे पदावली बदल गई, वीर तेजस्वी देशभक्तों को क्रांतिकारी कहा जाने लगा, धीरे धीरे सारी पदावली बदल गई। तो उसी प्रकार आइडियोलॉजी की बात होने लगी। सबसे पहले जो सोशलिस्ट ब्लॉक कांग्रेस के भीतर बना 1932 में, 1934 में फिर विधिवत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की का सम्मेलन हुआ, स्थापना हुई। गांधी जी ने उसी के विरोध में कांग्रेस छोड़ी थी। तो उसने पहली बार आइडियोलॉजी की बात की, है ना। तो आइडियोलॉजी की बात भारत में कब से शुरू हुई, 1934 से पहली बार। और उसके पहले जब कम्युनिस्ट आए थे 1925 में, तो वैसे तो एक बहुत ही सज्जन किस्म के हमारे बहुत ही घनिष्ठ भी थे, सत्यभक्त जी, जो हमसे आयु में बहुत बड़े थे लेकिन मुझे बहुत मानते थे। सत्यभक्त जी ने 1925 में
वो हमसे 21 वर्ष बड़े थे, लेकिन मुझे बहुत स्नेह करते थे जब से हम लोग उनसे मिले। तो सत्यभक्त जी ने कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो वो तो बड़े भारतीय आदर्शों से प्रेरित थे, उन्हें कम्युनिज्म का ज्यादा पता नहीं था। और उधर इंग्लैंड माने अंग्रेजों ने अ, सोवियत क्षेत्र में, ताशकंद में 1925 में ही, बल्कि उसके पहले भी दिखाया है शायद 1922-24 में, अ, बहुत सारे मुसलमान जो उनके प्रभाव में आ गए थे, यानी अंग्रेज भक्त मुसलमानों। और ये एक मानवेंद्र नाथ राय बाद में नाम चल पड़ा, उसके पहले अवनी मुखर्जी नाम था। मानवेंद्र नाथ राय जिसकी एक अंग्रेज पत्नी थी वो, और स्वयं मानवेंद्र नाथ राय, और एक आध दो और हिंदू थे जो कम्युनिस्ट थे, और बाकी ज्यादातर मुसलमान। इनको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में बनवाई। तो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार मतवादों की बात की, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग, कुछ ज्यादा मुसलमान तो कुछ ज्यादा परिचित ही नहीं थे। वो तो बस हम कौम के लिए लड़ेंगे, हम हुक्मरानों का विरोध कर रहे हैं, इस तरह की सामान्य सी भाषा बोलते थे। ये जो अवनी मुखर्जी था, जो मानवेंद्र नाथ राय बना, ये जरा ज्यादा पढ़ा लिखा था, और ये पक्का ही कम्युनिस्ट हो गया था। बाद में कम्युनिज्म का विरोधी भी हो गया, अंग्रेजों का एजेंट था। तो मानवेंद्र नाथ राय ने अ, विचारधारा की बात शुरू की। और इधर जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव आदि, इसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल हैं, इन सोशलिस्टों ने विचारधारा की बात, यानी मुख्यतः 1932-34 के आसपास आइडियोलॉजी की, विचारधारा की बात राजनीति में चली है। किन लोगों ने चलाई है? जो भारत की ज्ञान परंपरा से रहित थे, जो अंग्रेजों के या तो एजेंट थे या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण मित्र थे, उन लोगों ने विचारधारा की बात पहली बार चलाई है। और इसमें गांधी जी ने इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। गांधी जी स्वयं धर्म और शास्त्र की पदावली बोलते थे। जैसा मैंने बताया ना, धर्मनिष्ठ राजनीति से धर्मद्रोह राजनीति की ओर जो यात्रा संभव हुई, उसके माध्यम, उसके पुल, उसके सेतु मोहनदास करमचंद गांधी बने। और बड़ी कुशलता से बने। आप देखिए कि वो सदा भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं, गीता के अंश का भी पाठ करते हैं, तो कुरान का भी पाठ करते हैं, परस्पर विरोधी। और हिंदुओं को सदा मुसलमानों के सामने आत्म बलिदान की प्रेरणा देते हैं, मुसलमानों को कभी हिंदुओं के समक्ष आत्म बलिदान की प्रेरणा नहीं देते। इस समय तो मुसलमान पूरा भारत था ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान कुछ भी तो नहीं बना था। तो हिंदुओं से कम भले थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या थी। तो आप उनको भी कहिए कि हिंदू तुम्हारे भाई हैं, उनके समक्ष आत्म बलिदान दो, अपनी गर्दन उनके सामने हाजिर कर दो, देखो उनका हृदय बदल जाएगा। नहीं, हिंदू अपनी गर्दन मुसलमानों के सामने हाजिर कर दे। तो ये क्या है? ये तो साफ साफ हिंदू द्रोह, धर्मद्रोह, सत्यद्रोह है। इसके साथ उन्होंने क्या किया? बातें करते रहे गीता की। और गीता का जब उन्होंने जेल में गीता का भाष्य किया तो क्या बीच बीच में क्या बताया, और महाभारत के बारे में भी क्या बताया। वस्तुतः महाभारत कभी नहीं हुआ, ये हमारे मन में ही महाभारत चलती है, उसी की रचना है महाभारत। इसका अर्थ है वेद व्यास कोई गप्पी कवि थे, कोई काल्पनिक कवि थे। भगवान कृष्ण की बात भी करते रहे और संशय भी पैदा कर दिया कि भगवान कृष्ण शायद हुए ही नहीं, और हुए भी तो कोई युद्ध ही नहीं घटित हुआ, तो अर्जुन वगैरह हुए कि नहीं, हर चीज के विषय में संशय कर दिया। कौरव पांडव हुए या नहीं पता नहीं, हमारे हृदय में ही कौरव पांडव है। राम और रावण हुए या नहीं पता नहीं, हमारे हृदय में ही राम और रावण है। ये तो मतलब भयानक पाप, घोर पाप, महापाप। तो ये गांधी जी ने किया, और धार्मिक बनते हुए किया, कालनेमी को भी मात कर दिया। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप राम राज्य की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि राम, वो राम नहीं है, राम तो घट घट में बसते हैं, मैं राम को मानता। अरे जब राम हुए ही नहीं तो राम आए कहाँ से? बोलो, राम शब्द हटा दो। परमेश्वर, परम सत्ता ऐसे कुछ कहते हैं, परम पिता कहिए, और हजारों नाम है वेदों में पहले से, वो सब कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। फिर राम कहाँ से आ गए? तो जनता को लुभाने के लिए, भरमाने के लिए, क्योंकि जन जन में राम बसे हुए हैं लोगों के मन में, तो राम। और राम को आप संदिग्ध बता रहे हैं, राम को आप अवतारी पुरुष नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति बता रहे हैं बड़ी चतुराई से।
और गीता जैसे कभी घटित ही नहीं हुई, महाभारत कभी घटित ही नहीं हुआ, ये तो वेद व्यास ने गप गढ़ दी, एक सुंदर कविता लिख दी। जो हृदय में चल रहा कौरव पांडव का युद्ध है, हृदय में चल रहा महाभारत है, ये तो पापाचार है ना। अत्यंत स्थापित ऐतिहासिक सत्य को असत्य बताना, भ्रामक बताना या परिकल्पना बताना, कल्पना बताना, और अवतारी विभूतियों के अस्तित्व में संदेह पैदा करना। जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत, जो इतिहास स्वयं को कहता है कि ये इतिहास प्रदीपेण है ना, ये इतिहास प्रदीप है, उसको संदिग्ध बताना, और इसके बाद भी भारतीयता के धर्म के प्रतिनिधि बने रहना। तो ये क्या है? धर्मनिष्ठ राजनीति से धर्मद्रोह की ओर जाने का मार्ग बनाया किसने? गांधी जी ने। और फिर अचानक विचारधारा की बात करने वाले छोकरों को, लड़कों को, या कम पढ़े लिखे जो भारतीय ज्ञान परंपरा से पूरी तरह मुक्त थे, ऐसे लोगों को अंग्रेज भी प्रोजेक्ट कर रहे थे। मुख्य भूमिका गांधी जी की नहीं है, ऐसे किसी भ्रम में नहीं पड़े। अंग्रेज नहीं होते तो गांधी जी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गांधी जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अंग्रेजों की नजर में चढ़ना चाहते थे कि ये हमको अपना प्रमुख व्यक्ति माने, जो उन्होंने किया भी। महात्मा इनको कहा जाए, ये सर्कुलर अंग्रेजों ने तो जारी किया था, ये बाकायदे एक शासकीय अध्यादेश है कि आज से इनको महात्मा कहा जाए। तो अपनी महत्वाकांक्षा में गांधी जी बहुत सफल हुए, निजी तौर पे उनको बहुत बड़ी विभूति बना दिया गया, और उन्होंने धर्मद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। तो विचारधारा की बात भारत में धर्मद्रोह का एक माध्यम है, और ये 1934 के आसपास से चली। अब फिर भी लोकतंत्र तो उन्होंने स्वीकार किया, जवाहरलाल ने, इतना उनको श्रेय देते हैं, हालांकि श्रेय उनको क्या अंग्रेजों को ही है, लेकिन चलिए। तो फिर तब भी विचारधारा को संविधान में तो आदर्श नहीं बनाया गया कि कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। एक तो संविधान में पार्टी का उल्लेख ही नहीं है। ये कहा गया है कि बहुमत प्राप्त समूह को राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे, या बहुमत प्राप्त समूह के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। वैसे वो चाहें तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, परंतु एक परंपरा ये है कि वो बहुमत प्राप्त समूह के नेता को प्रधानमंत्री के लिए बुलाएं और नियुक्त करें, शपथ दिलाएं, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएं। तो ये विधि की स्थिति है। मतवाद तो वहां कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर मतवाद को छूट दे दी गई, तो उससे कोई बात नहीं थी। मतवाद की छूट तो यूरोप में भी है। पश्चिमी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो प्रमुख पार्टियां हैं वो आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं करती, वो तो अपना लक्ष्य बताती हैं। अमेरिका में भी दोनों पार्टियों के लक्ष्य तो एक ही हैं, उसके बाद वो एक टारगेट ग्रुप बनाती हैं कि इनको हम ज्यादा आकर्षित करेंगे, हम उनको ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो नीतिगत कुछ और कार्यक्रम, विशेषकर कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग प्रलोभन कह लीजिए, या कार्यक्रम गंभीरता से देते हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन उसमें विचारधारा तो अमेरिकी राजनीति में भी कहीं नहीं है। विचारधारा कहीं है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में विचारधारा पर आधारित दल हैं, लेकिन वो हाशिए पर हैं। कि क्या स्थिति है? यहाँ तक कि सोशलिस्ट जो दल थे, अंत में कई देशों में, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक क्रिश्चियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा नाम देना पड़ा। यानी सोशलिज्म का भी कबाड़ा कर दिए। सोशलिज्म तो क्रिश्चियनिटी का विरोधी है। मार्क्स ने तो कहा था कि क्रिश्चियनिटी लोगों के लिए अफीम है, और वहां क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट पार्टी आज तक नहीं बनी है, लेकिन क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक क्रिश्चियन पार्टी है। तो लेकिन प्रमुख दल वहां कोई विचारधारा पर आधारित नहीं है। प्रमुख दल तो कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग अपने कोई एक टारगेट करते हैं। अमेरिका की भाषा में कहें तो लॉबी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बात पूरे समाज की करते हैं, लेकिन एक किसी लॉबी को विशेष लाभ दिलाते हैं, वो उनके साथ हो जाती है। तो आधुनिक राजनीति का स्वभाव ही ऐसा है। भारत में भी राजनीति ऐसे ही चल रही है, लेकिन उसमें आवरण किसका लिया? आवरण लिया विचारधारा का। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्टों की भाषा है, और ये सब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो अ, युवक थे, 40-50 वर्ष के बीच के, 35 से 50 के बीच के, उन्होंने सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और भगत सिंह वगैरह जो जेल में गए किशोर थे,
अभी नवयुवक हो ही रहे थे, जिनकी मसें भीगी थी मुश्किल से, है ना। तो उनको ज्यादा पता नहीं था, तो वो प्रोपेगेंडा लिटरेचर जो सुलभ कराया गया जेलों में, उससे उन्होंने सोचा वाह वाह, अब तो मजदूरों और किसानों का राज्य आ रहा है, और भारत में भी हम मजदूर किसान राज्य लाएंगे। तो ये उन्होंने भी उधर गीता की भी प्रशंसा कर रहे हैं, सनातन धर्म से प्रेरणा भी ले रहे हैं, भारत के आदर्शों से प्रेरित भी हैं। सब हौच पौच था, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, शिक्षा विदेशियों के हाथ में, और शासन विदेशियों का, उस कम से कम उस इलाके में जहाँ ये लोग सब हुए। और जो भारत के राजा हैं वो भी कोई ज्ञान का, परंपरागत ज्ञान का बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं। वहां भी होड़ मच गई कि अंग्रेजी की शिक्षा चालू करो, देखो यही शायद भविष्य की शिक्षा है आदि। तो वो स्वतंत्र परिवेश नहीं था, तो उन लोगों का कम्युनिस्ट बनना जेल में जाके समझ में आता है। तो उनके लिए भाषा भी वही चल गई, क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशनरी है, उसका आकर्षण पैदा हो गया। अन्यथा भारतीय भाषा में तो वो देशभक्त वीर तेजस्वी युवक हैं, वीर तेजस्वी युवतियां हैं, है ना। तेजस्वी वीर देशभक्त युवतियां, देश का गौरव। उसमें क्रांतिकारी शब्द कहाँ से आ गया? लेकिन आ गया। उसी प्रकार ये विचारधारा आ गई। अब ये विचारधारा जो आ गई, तो राबी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, राबी के तट पर जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार एक विचारधारा केंद्रित शासन की बात कही, समाजवाद केंद्रित। ये पहली बार हुआ है लाहौर अधिवेशन में। लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद भी लोकतंत्र आदि की बात जारी रखी। अब लोकतंत्र और विचारधारा आधारित शासन दोनों परस्पर विरोधी है। लोकतंत्र और समाजवाद परस्पर विरोधी है। अब ये भारत में, क्योंकि शिक्षा के नाम पर मानविकी विद्याओं में अज्ञान फैलाया गया है, विज्ञान साइंस में चलो जो यूरोप में पढ़ाया जाता है वही पढ़ाना आपकी व्यवस्था है, तो उसमें आप थोड़ा पिछड़े भले रखते हैं भारत के बच्चों को। विज्ञान में कोशिश करते हैं कि इनको आधुनिकतम विज्ञान की शिक्षा कम मिले, लेकिन फिर भी विज्ञान आपको, साइंस वही पढ़ाना पड़ता है जो यूरोप में है। लेकिन ह्यूमैनिटीज में भारत में विशेषकर अज्ञान फैलाया गया। तो फिर क्या हुआ? विचारधारा विचारधारा विचारधारा। लेकिन लोकतंत्र और विचारधारा आधारित शासन दोनों तो विरोधी हैं, क्योंकि अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहां तो कई विचारधाराएं रहेंगी ना। तो विचारधारा आधारित शासन कैसे रहेगा? फिर वो तो देश का शासन नहीं हुआ। और संविधान क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता का और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो क्या हम शासन में लोगों को लड़ाना चाहते हैं? ये तो संविधान में नहीं लिखा है कि भारत का शासन जो है वो निरंतर युद्धरत समूहों का एक समुच्चय होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। भारत का शासन इन फाइटिंग ग्रुप्स का प्लेटफॉर्म होगा, ये तो कहीं नहीं लिखा है। और राजनीति जो है वो इन फाइटिंग ग्रुप्स, परस्पर कलहरत समूहों का क्रीड़ा क्षेत्र बन गया है। ये क्या बात है? ये विचारधारा नामक पाप के कारण। आइडियोलॉजी जो है वो तो थोड़े से लोगों की ही होती है ना संसार भर में। समाजवादी तो थोड़े ही लोग होंगे ना। तो समाजवादी और गैर समाजवादी में युद्ध चलेगा क्या? तो वो फिर लोकतंत्र रहा या मतवादी शासन रहा? लेकिन मानविकी विद्याओं में अशिक्षा और अज्ञान के व्यवस्थित, नियोजित, दुष्टतापूर्ण, पापपूर्ण प्रसार के कारण विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में, ह्यूमैनिटीज में, मानविकी विद्याओं में घोर अज्ञान फैलाए जाने के कारण किसी का ध्यान ही नहीं है कि लोकतंत्र और समाजवाद तो साथ साथ रह ही नहीं सकते, प्रकृति से ही असंभव है। और भारत के संविधान के विरुद्ध है समाजवाद। तो आपातकाल में इंदिरा गांधी ने ला दिया, तो आप चलने दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे लोग शब्दों के प्रति, विचारों के प्रति कितने लापरवाह हैं। अन्यथा लोकतंत्र में आप चुने जा रहे हैं, तो इस समाजवाद नाम का कूड़ा कचरा कहाँ से आया भाई? इसे हटाओ। ये क्या भला क्या है समाजवाद? लेकिन चल रहा है, लोग सोचते चलने दो। भाजपा भी सोची चलने दीजिए, कोई बात नहीं, समाजवाद से ही काम चला लेंगे। कितनी अगंभीर राजपुरुषों का ये लक्षण है कि वो शब्दों के प्रति, प्रतिष्ठित शब्दों के प्रति, जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कीवर्ड्स के प्रति भी लापरवाही। लोकतंत्र और समाजवाद परस्पर विरोधी कीवर्ड्स, आप उनको एक संविधान में चलने दे रहे हैं इसलिए कि वो एक दुष्ट स्त्री ने, महापापी महादुष्ट कम्युनिस्टों के सहयोग से आपातकाल में ये घुसेड़ दिया सोशलिज्म, सेकुलरिज्म।
आप चलने दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि राजनीति में वस्तुतः विचार के प्रति कितना प्रमाद है हमारी सभी पार्टियों में, भाजपा सहित। समाजवादी चलने दे रहे हैं, वाह! क्यों चलने दे रहे हैं? बहस करिए। मैंने कितने बार जब पिछली बार वाजपेयी जी का शासन था, तो मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं और उनसे बहुत घनिष्ठता थी, तो मैंने कहा था कि आप लोगों को चाहिए कि सोनिया गांधी या कांग्रेस के ही किसी आदमी से कहें कि आप हमारे ये जो दो शब्द हैं अपरिभाषित, इनको परिभाषित कर दीजिए, आप लोग कर दीजिए, हम मान लेंगे। तो किसी, आज भी मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को आमंत्रित करें कि आप समाजवाद की कोई परिभाषा संसद में दीजिए प्रस्ताव, हम उसे मान लेंगे। देखें तो परिभाषा क्या देता है कोई। कोई भी कांग्रेसी समाजवाद की ये परिभाषा नहीं देगा कि केवल एक मतवाद का भारत में शासन है, क्योंकि ऐसा कहते ही वो दुनिया में बदनाम हो जाएगा। लोकतांत्रिक दुनिया का अर्थ है इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि पश्चिमी यूरोप, इन लोगों के लिए दुनिया का यही अर्थ है। वहां बदनाम हो जाएगा। तो मतवादी शासन नहीं चाहता तो तू समाजवाद क्यों बोलता है? और शायद ये जो है ये समाजवाद क्यों रहने दे रहे हैं? आप कांग्रेसियों से कहिए कि आप समाजवाद की कोई परिभाषा, एक विधेयक दीजिए साहब परिभाषित करने के लिए, है क्या समाजवाद? कोई नहीं कर रहा। इसका अर्थ है कि विचारधारा शब्द भी नितांत अविचारित रूप से, नितांत गैर जिम्मेदार दायित्व विहीनता के साथ चल रहा है। तो विचारधारा क्या है? नेता लोग इस खेल को जानते हैं कि विचारधारा एक भ्रामक शब्द है। अगर वो इसको भ्रामक नहीं मानते तो लोकतंत्र और समाजवाद साथ साथ नहीं रखते, और भारतीय संविधान में भारत के शासन के आदर्शों में से समाजवाद शब्द तत्काल हटा देते, जो कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। विचारों की स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाजवाद सदा बाधित करता है संसार भर में। जहां समाजवाद है वहां वैचारिक स्वतंत्रता असंभव है। अगर भारत कोई अन्य प्रकार का समाजवाद ला रहा है, हो सकता है भाई भारत के लोग बड़े प्रतिभाशाली हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ का बड़ा प्रचलित शब्द है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हो सकता है समाजवाद की भी कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाएं। हो सकता है आप समाजवाद की कोई ऐसी परिभाषा दे दें जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर कि जो लोकतंत्र से सुसंगत हो, तो उसको परिभाषित तो कर दीजिए। कि संसार में आज तक किसी ने समाजवाद और लोकतंत्र का सह अस्तित्व संभव नहीं माना है, और संसार भर में कहीं भी लोकतंत्र और समाजवाद साथ साथ नहीं देखा गया है। सबको वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाजवाद, ये दोनों साथ साथ रह पाने असंभव है। तो बड़े नेता तो ये सब जानते ही होंगे। इसका अर्थ है कि विचारधारा की राजनीति एक खिलवाड़ है बड़े राजनेताओं का। राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर उसमें गंभीरता से लग जाते हैं, और वो, इसका अर्थ ये भी है कि हमारे शीर्ष राजनेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाते हैं, उनको लगाए रहते हैं काम में। उनको वस्तुतः गंभीरता से कोई बात नहीं बताते, अन्यथा वो बताते कि ये समाजवाद कैसी चीज है, इसमें क्या समस्या आ रही है। यानी शब्द राजनैतिक प्रत्यय भी भारत के वर्तमान शीर्ष राजनेताओं के लिए एक क्रीड़ा की वस्तु है, एक खिलवाड़ की वस्तु है। तो ये जो विचारधारा है, इस शब्द का राजनीति में चलाना खेल है, क्योंकि कोई भी विचारधारा को गंभीरता से नहीं लेता, ले ही नहीं सकता। भारत का संविधान किसी एक विचारधारा का शासन मानता ही नहीं है। वो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें अनेक विचारधाराएं रहेंगी, तो अनेक विचारधाराओं का सामंजस्य संतुलन कैसे होगा, ये संविधान में, आपातकाल के पहले के संविधान में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। उस पर अलग से किसी दिन वार्ता कर लेंगे। तो भारत का संविधान स्वयं में भारत के राजनीतिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है, और साथ ही उनमें नया नया जोड़ने की संभावना वहां छोड़ रखी गई है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में ही कहा था कि इट इज ए हेस्टली ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए हेस्टली ड्रॉन डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है। जवाहरलाल पॉलिटिकल ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने कहा कि यह हड़बड़ी में रचित एक राजनीतिक दस्तावेज है जो देश की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदलता रहेगा। तो ये तो समझ में आता है, स्वाभाविक है। तो हमारा संविधान स्वयं में पर्याप्त है, जो मूल संविधान है उसमें आपने संविधान की हत्या कर दी समाजवाद जोड़कर।
और सेकुलरिज्म तो पता ही नहीं क्या भला है, क्योंकि सेकुलरिज्म ईसाइयों का एक चर्चों के बीच झगड़े रोकने की चीज थी। आपने यहाँ कहाँ से कर दिया है, लेकिन चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि भारत की राजनीति मुख्यतः विचार विहीन है। और ठीक ही है, ये राजनीति क्या है? विधायिका में जाने की स्पर्धा, विधायिका में प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की स्पर्धा, और साथ ही बहुमत पाने की स्पर्धा से गठित हैं राजनीतिक दल। इसीलिए संविधान में राजनीतिक दल की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें कम से कम उन लोगों ने बड़े बड़े आदर्शों की बात की, तो अचानक इतनी भद्दी बात कैसे कह सकते थे? पॉलिटिकल पार्टी जो वर्तमान रूप है वो तो बहुत भद्दी चीज है ना। विधायिका में जाने की स्पर्धा से प्रेरित समूह बड़ी गंदी चीज है। पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से अगर वो विचारधारा आधारित हो, तो वो तो लोकतंत्र का ही विरोधी है। लेकिन चल रहा है, क्योंकि संविधान तो कहता है कि जनप्रतिनिधित्व विधेयक है, जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार लोग चुने जाते हैं। लेकिन समाजवादी अथवा विचारधारा, किसी भी प्रकार की विचारधारा, राष्ट्रवादी से भी, उस विचारधारा से प्रेरित राजपुरुष तो चुने जाने के बाद अपने को मसीहा, तारणहार, पैगंबर, उद्धारक मानने भी लगते हैं। और उनके पार्टी कार्यकर्ता भी यही बताते हैं, आ गया मसीहा, आ गया पैगंबर, आ गया उद्धारक, आ गया, अब देश को तार देगा, तारणहार आ गया। यानी वो जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन संविधान तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव करवाता है। संविधान के अनुसार तो भारत का हर राजनेता जनप्रतिनिधि है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता को तारणहार, मसीहा, ऐसे कुछ बताते हैं, उद्धारक। वो देश को मार्गदर्शन देगा। भाई मार्गदर्शन तो जनता देगी ना। संविधान में लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो मार्गदर्शन नेता कैसे देगा? मार्गदर्शन जनता देगी, नेता उसको क्रियान्वित करेगा विधायन कानूनों के द्वारा। विधायिका में तो चुना गया है। और अगर सचमुच जनता ही मार्गदर्शन देगी, तो विधि पालिका का, जुडिशियरी का स्वरूप भी जनता की परंपरा से, ज्ञान परंपरा से, भारत की न्याय परंपरा से तय होना चाहिए। और प्रशासन का स्वरूप भी, कार्यपालिका भी, ये भारत के किन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है? भारत में हजारों हजारों वर्षों तक चलने वाले राजवंश रहे हैं, उनका एक प्रशासन तंत्र था व्यवस्थित। उसकी छाप वाला प्रशासन भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 90 वर्षों तक एक पापपूर्ण शासन अंग्रेजों ने चलाया, जो एक छोटे से देश इंग्लैंड की बहुत ही भद्दी सी नकल है, वो भारत में क्यों चल रहा है? क्योंकि इन सब बातों पर कोई विचार ना हो पाए देश में। ये राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ है। इसलिए जो सबसे विचार विहीन कार्य है, उसको करने वाले लोग सबसे ज्यादा विचारधारा का हल्ला करते हैं। तो भारतीय राजनीति में विचारधारा का प्रयोग पहली बार 1932-34 से शुरू हुआ। फिर भी 1952 तक भी शब्दों में तो आ गया था। मुझे इस तरह याद है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो 57 में भी बना, 52, 57 और 62 में भी बना। 62 में जो घोषणा पत्र बना, वो चूंकि मैं उसका बहुत जानकार हूँ, हमारे मित्रों ने बनाया था, मैं छोटा सा था लेकिन बहुत सक्रिय था, तो मैं जानता हूँ कैसे घोषणा पत्र बना। उसमें साफ कहा गया था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में भारत की जनता हमें आशीष दे। ये भाषा थी। उसमें किसी मतवाद की बात कहीं नहीं कही गई थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में भारत की जनता हमें आशीर्वाद दे, आशीष दे। डॉक्टर लोहिया के भाषण में भी यही होता था कि इस चुनाव में हमको आशीष, आशीर्वाद। जनसंघ की जब स्थापना हुई, तो उसमें भी किसी मतवाद की बात नहीं कही गई थी, उसमें भी धर्म की बात कही गई थी। जनसंघ की स्थापना जो हुई थी, वो किसी राजनीतिक मतवाद के लिए नहीं हुई थी, राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। और भाजपा भी राष्ट्र धर्म ही कहती थी। और परम पूजनीय गुरु गोलवलकर ने विचार नवनीत में कहीं भी मतवाद की बात नहीं कही है। उल्टा कहा है कि भारत की जो परंपरा है, वो किसी मतवादी शासन को कभी भी सहन नहीं करेगी, क्योंकि ये भारत की प्रकृति ही नहीं है। ये तो गुरु गोलवलकर ने कहा है विचार नवनीत में साफ साफ। जनसंघ ने कभी मतवाद की बात नहीं की, गुरु गोलवलकर ने मतवाद की बात नहीं की, सबने राष्ट्र धर्म की बात की।
और मत हो गया है राजनीति में। क्यों? क्योंकि चित्त से सब लोग एंग्लो क्रिश्चियन हैं या यूरो क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी के सभी राजनेता और सभी राजनीतिक दल यूरंडपंथी हैं, यूरो इंडियन। उनकी भाषा यूरो इंडियन है, वो भारतीय भाषा ही नहीं बोलते। विचारधारा में राजनीति की बात करना यूरंडपंथ का लक्षण है। तो आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि भारत में राजनीतिक विचारधारा की बात कब से चली, कैसे चली। कब से चली? 1932-34 से, लेकिन पूरी तरह ये 1967 के बाद, विशेषकर जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया है, तब कम्युनिस्टों को मौका दिया है, तो और तेजी से चल गई। यानी 1932 से प्रारंभ हुई, लेकिन भारत के राजनीतिक दलों का ये साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई भारत की प्रबुद्ध जनता को देखते हुए कि वो मतवाद की बात करें। लेकिन धीरे धीरे 1971 के बाद इंदिरा जी ने सोवियत संघ का सहारा लिया। शास्त्री जी की मृत्यु भी सोवियत संघ में कम्युनिस्टों के कुचक्र से हुई। उसके बाद मतवाद की बातें बनी। आपातकाल के बाद तो सीधे कम्युनिस्टों ने टेक ओवर कर लिया इंदिरा गांधी को, और मतवाद की बात होने लगी। और इसके बाद भाजपा बनी, तो भाजपा को भी मतवाद की बात करनी पड़ी, और अब तक मतवाद की बात चल रही है। बड़ी खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम अपने भाषणों में कोई मतवाद नहीं कहा, सबका साथ सबका विश्वास कहा है, यानी लोकतंत्र की बात कही है। लेकिन बाकी भाजपा के लोगों को, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई राजनीतिक प्रशिक्षण अलग से नहीं होता, तो उनको वही आदत पड़ गई है, विचारधारा विचारधारा विचारधारा। अरे विचारधारा धर्मद्रोह का पर्याय है। विचारधारा की जो बात करता है राजनीति में, वो अंततः धर्मद्रोह की ओर जाता है, विचारधारा की नहीं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, धर्म, कर्तव्य, राजधर्म, इनकी बात होनी चाहिए। विचारधारा कहाँ से आ गई? और पश्चिमी यूरोप में विचारधारा की बात कोई प्रमुख दल नहीं करता, संयुक्त राज्य अमेरिका में विचारधारा की बात कोई प्रमुख दल नहीं करता। सोवियत संघ और कम्युनिस्टों की जूठन है आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी की नकल करना क्यों कर रहे हैं? इस पर आगे विचार करेंगे। लेकिन उसकी नकल करने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, इसकी चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी प्रयोजन से इतनी भद्दी बात कही जाती है। आइडियोलॉजी की बात करना किस प्रयोजन से होता है, और वो प्रयोजन हम बौद्धिक विश्लेषण से नहीं जान सकते, हमारे विभिन्न प्रमुख राजनेताओं के आचरण से जान सकते हैं। इसलिए अगली चर्चाएं हम राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के, या हर दल के राजनेता से, या हर दल के प्रमुख राजनेता के आचरण से विश्लेषण करते हुए, तुलना करते हुए और समझाते हुए, दृष्टांत देते हुए बताएंगे कि विचारधारा की राजनीति की बात करने वाले लोगों का वास्तविक आचरण कैसा होता है। इस पर चर्चा अगली कड़ी से। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, कहाँ हैं? बंद करें?